Did you get ready in the dark or something? 'Cause you look like a beautiful nightmare. 3 महीने की ज़िंदगी चैप्टर 22। चलिए शुरू करते हैं। माया कॉलेज आ चुकी थी, लेकिन उसके दिल में अभी भी दर्द हो रहा था। लेकिन फिर भी वह अपने दिल के दर्द को भूलकर अपने आप को काम में बिजी कर लेती है। कुछ घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं और जब वह तीसरे लेक्चर के लिए क्लास में आती है तो उसे क्लास में तो वैसे भी शोर मचा हुआ था, क्योंकि एक नई लड़की क्लास में आज ही आई थी और वह कोई और नहीं, लिली थी, जिसकी खूबसूरती के चर्चे पूरे कॉलेज में फैले हुए थे। हर कोई उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोच रहा था, क्योंकि उसकी खूबसूरती और उसकी नीली आंखें हर किसी को अपना दीवाना बना रही थी, जिसकी वजह से लिली कॉलेज के फर्स्ट डे ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी थी लड़कों में, जिसकी वजह से कई सारे लड़कों ने तो लव लेटर, यहाँ तक कि उसे प्रपोज भी कर दिया था। लेकिन लिली ने सभी को बहुत ही प्यार से रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से ना जाने कितने ही लड़कों के दिल टूट गए थे और ना जाने कितने ही बस उसे देखते ही रह गए। वहीं लड़कियां का तो खून जल रहा था लिली को देखकर, क्योंकि उसके आने से किसी को भी कोई अटेंशन नहीं मिल रही थी। और वहीं लिली पूरे फुल एटीट्यूड में अपनी पीछे वाले डेस्क पर बैठी थी। उसे यहाँ पर पढ़ाई से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो यहाँ पर पढ़ने आई थी। और बात रही लड़कों की, तो उनमें तो उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि ऐसे 36 लड़के उसके हमेशा ही आगे पीछे घूमते रहते थे। पर यहाँ पर ऐसा कोई नहीं था जो उसके लायक था। ऊपर से लिली थोड़ी सी एटीट्यूडी थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग तो उसे घमंडी भी कह रहे थे। लेकिन लिली को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उल्टा उसे तो लग रहा था कि ये तो उन्हें कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं। वहीं माया भी जब क्लास में आती है, वहाँ का शोर देख उन लोगों को शांत कराकर लेक्चर शुरू कर देती है, जिससे कुछ ही देर में सभी स्टूडेंट्स पढ़ाई में बिजी हो जाते हैं। वहीं लिली जो पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी, उसे पढ़ाई में तो वैसे ही कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो बस अपनी बुक्स को चेहरे पर रखकर सो रही थी, क्योंकि उसके लिए तो सारी क्लासेस बोरिंग थी। लेकिन जैसे जैसे माया बच्चों को पढ़ा रही थी, वैसे वैसे टाइम भी बीतता जा रहा था। लिली पहले तो कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन जैसे ही उसके कानों में किसी की आवाज़ पड़ती है, क्या तुम यहाँ पर सोने आती हो, तो लिली जो अभी बोरियत से सो रही थी, एकदम से उसके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसे यह आवाज़ कुछ ज़्यादा ही सुनी सुनी सी लग रही थी। वो एकदम से उबासी लेकर उठती है और अपने चेहरे को इधर उधर घुमाते हुए सामने खड़े लड़की को अपनी आंखों से मसलते हुए देखती है। तो एक पल के लिए तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है और आंखें बिल्कुल फटी की फटी रह जाती है। उसके चेहरे पर हैरानी के भाव नजर आ रहे थे। वहीं माया उसे गुस्से से सुनाते हुए कहती है, अगर पढ़ाई करनी ही नहीं होती तो कॉलेज में आने की ज़रूरत क्या है, घर पर ही रहकर अच्छे से अपनी नींद पूरी कर लिया करो। पता नहीं आजकल के बच्चे भी, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता। ये बोल वो उसे डांटते हुए वहाँ से चली जाती है। वहीं लिली तो जैसे कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। माया की डांट खाते ही वो एकदम से अपने होश में आती है और वो माया की तरफ देखती है, जो कि अपनी क्लास ख़त्म होने के बाद सीधे दूसरी क्लास में जा रही थी। वहीं लिली तो अभी भी बिल्कुल शौक और हैरानी से उसकी ओर देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई इतना सिमिलर हो सकता है, जैसे मानो कोई भूत। लिली एकदम से अपने होश में आती है और माया की तरफ देख भागते हुए चिल्लाती है, एम रुको एम। लेकिन माया क्लास के बाहर चली गई थी। वहीं लिली उसके पीछे जाने लगती है कि तभी एकदम से एक लड़का लिली के रास्ते में आकर उसे रोक लेता है और मुस्कुराते हुए कहता है, बेबी डॉल, पहले दिन ही काफ़ी फेमस हो चुकी हो, क्या मेरे लिए भी कोई चांस है, क्या डेट पे चलोगी मेरे साथ? तो लिली उसे गुस्से से अपने सामने से हटाकर घूर कर कहती है, अपनी जाकर शक्ल आईने में देख के आओ पहले, बदतमीज। ये बोल वो उसे पूरी तरह से इग्नोर कर वहाँ से चली जाती है। सभी स्टूडेंट्स उस लड़के को इस तरह देख हंसने लगते हैं, जिससे उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है और अपने हाथ में पकड़े वो रोजिस को नीचे फेंक पैर से मसलते हुए कहता है, लिली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। मेरी इंसल्ट पूरी क्लास के सामने करके तुम बहुत बुरा पछताओगी। वेट एंड वॉच, बहुत जल्द मैं तुमसे बदला लूँगा। वहीं लिली जब तक बाहर पहुंचती है तब तक माया गायब हो चुकी थी। वहीं माया को भी पता चलता है कि उसकी
नेक्स्ट क्लास कोई और ले रहा है तो वो वहाँ से निकल जाती है। लिली को समझ नहीं आ रहा था कि उसने जो देखा वो सच है या फिर सपना। क्या वो सच में एम ही थी? ये दिमाग में उसके ख्याल घूम रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि एम तो मर चुकी है। लेकिन बार बार उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो एम ही थी, क्योंकि हूबहू वो बिल्कुल एम की तरह दिख रही थी। लिली एक पल गवाए बिना किसी को कॉल करते हुए माया की सारी जानकारी निकालने के लिए कहती है। वहीं दूसरी तरफ कनकिया हॉस्पिटल में अपनी रिपोर्ट लेने के लिए आई थी, जो उसने चेकअप कराया था। माया के इतना फोर्स करने के बाद अरमान अपने कैबिन में बैठा हुआ था कि तभी कनिका उसके कैबिन में आ जाती है। तो अरमान उसे देख पहले तो थोड़ा अजीब सी शक्ल बनाकर कहता है, क्या हुआ आज हॉस्पिटल में दर्शन कैसे? तुम तो ठीक हो ना? या फिर आज महाभारत करके आई हो? तो कनिका मुंह बनाकर कहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो बहुत सीधी सादी हूँ, तो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करती, बल्कि सब लोग खुद ही मेरी सी प्यारी मासूम बच्ची के पीछे पड़ रहते हैं। तो अरमान उसे ऐसे देखता है जैसे ना जाने कितनी बड़ी झूठी लड़की उसके सामने खड़ी हो। वो अपने चेहरे पर फीकी मुस्कुराहट लाते हुए कहता है, सही कहा तुमने, पूरे मुंबई में तुमसे ज़्यादा शरीफ कोई और हो सकता है? ये तो पूरी दुनिया जानती है। कनिका मुंह बनाकर, और ना ही मेरी भाई की तरह टांग खींचिए। और फिर खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती, वैसे भी भाई के ऊपर तो उस चुड़ैल का भूत सवार है, जिसके सामने तो उन्हें वैसे भी कुछ दिखता नहीं है। अमान कनिका के इस तरह बड़बड़ाता हुआ देख कहता है, कहाँ खो गई तुम? तो कनिका एकदम से अपने होश में वापस आते हुए कहती है, नहीं कहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही। और फिर अपने सर पर हल्की सी चपेट लगाते हुए कहती है, वैसे हाँ, मैं तो भूल गई थी, यहाँ पर रिपोर्ट लेने आई थी और किस बातों में लग गई। तो अरमान मुस्कुराते हुए कहता, डोंट वरी, तुम्हारी रिपोर्ट आ चुकी है, मैं अभी मंगा देता हूँ। ये बोल अरमान जल्दी से किसी को कॉल करता है। कुछ ही देर में एक बोर्ड बॉय कनिका की रिपोर्ट लाकर टेबल पर रखकर चला जाता है। अरमान रिपोर्ट को देखते हुए कहता है, आ गई तुम्हारी रिपोर्ट, लो देख कर बताता हूँ। और फिर वह सारी रिपोर्ट्स निकाल कर एक एक कर देखने लगता है। जैसे जैसे वो रिपोर्ट देख रहा था वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव थोड़े गंभीर होते जा रहे थे। वहीं कनिका को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, क्योंकि साइंस की पढ़ाई तो उसके बिल्कुल सर के ऊपर से ही जाती थी। आखिर इस एक्सरे में अरमान देख क्या रहा है? वो तो अपनी आंखें इधर उधर करके देख रही थी, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आता। 10 मिनट बाद अरमान दोबारा से रिपोर्ट को ध्यान से देखने लगता है, लेकिन फिर भी वही रिजल्ट था, जिससे अरमान के चेहरे के भाव और भी ज़्यादा गंभीर थे। वहीं कनिका को समझ नहीं आ रहा था कि ये हमेशा से बक्कू राम जो हमेशा बोलता रहता था, आज चुप क्यों है? अरमान ने रिपोर्ट को ऐसा क्या देख लिया जो बिल्कुल शांत हो गया? वहीं अरमान को भी समझ नहीं आ रहा था कि वह कनिका को कैसे बताए कि उसने रिपोर्ट में क्या देखा। उसे कनिका के लिए बुरा लग रहा था थोड़ा सा। वहीं कनिका थोड़ा क्यूरियस होते हुए कहती है, क्या हुआ? अब आप यूं ही मोहन दास चंद बनकर बैठे रहेंगे या फिर बताएंगे भी कि रिपोर्ट में आया क्या है? क्या देख लिया आपने ऐसा जो आपकी तो सांसें ही अटकी हुई हैं? वैसे मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल फिट एंड फाइन हूँ। अगर मुझे कुछ हो भी जाए तो भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि मैं बिल्कुल पत्थर की तरह मजबूत हूँ। बस भाभी ने ही मुझे परेशान कर दिया था, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर बेमतलब में आकर अपना फुल बॉडी चेकअप करना पड़ा और अपना एक खून भर के शीशी देना पड़ा। पता है कितना दर्द हुआ था? अरमान को कनिका की बकवास सुन अब थोड़ा सा इरिटेशन हो रही थी और वो मन ही मन कहता है, ये लड़की सच में पागल है। यहाँ इसकी इतनी सीरियस कंडीशन है, ऊपर से इसको मजाक सूझ रहा है। वहीं कनिका तो अपनी बातों में बहती चली जा रही थी और अपनी ही बड़ाई कर रही थी। वैसे आपकी शक्ल देखकर ऐसा लग रहा है जैसे सच में मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो और आप मुझे कोई बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ देने वाले हैं कि मैं मरने वाली हूँ। तो अरमान एकदम से शांत लहजे में कहता है, कुछ ऐसा ही है। कनिका के चेहरे की मुस्कुराहट एक पल में गायब हो जाती है, लेकिन फिर वह हंसते हुए कहती है, आप मजाक कर रहे हैं ना? प्लीज़ ऐसा मजाक मत करिए, मुझे पता है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब भाई की तरह आप भी मुझे छेड़ना बंद करिए।
और मुझे डराइए मत। लेकिन अरमान सीरियस होकर कहता है, तुम्हें एक रेयर हार्ट कैंसर है जिसकी कोई मेडिसिन नहीं है और तुम लास्ट स्टेज पर हो और अब सिर्फ तुम्हारे पास देने के लिए 3 महीने ही हैं। ये सुनकर तो कनिका के पैरों तले जैसे ज़मीन खिसक जाती है। उसके पास अब ज़िंदगी जीने के लिए 3 महीने बाकी है। उसे अभी भी अरमान की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था और वो थोड़ा मजाकिया लहजे में कहती है, अरे मजाक करना बंद करिए, मैंने कहा ना। लेकिन अरमान अभी भी सीरियस नज़र आ रहा था, जिससे कनिका के तो चेहरे के भाव एकदम से बदल जाते हैं और वो हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं ऐसा सच नहीं है, आप मजाक कर रहे हैं ना, कह दो ना कि आप मजाक कर रहे हो, ये झूठ है, मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कैसे हो सकता है ये। बोलकर कनिका एकदम से रोने लगती है और रोते रोते ही कहती है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या मैं मरने वाली हूँ और आप कौन सी बीमारी का इलाज बता रहे हो, क्या ऐसी कोई बीमारी भी होती है। तो अरमान कनिका को समझाते हुए कहता है, हाँ इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, तुम शांत हो जाओ, इस तरह रोने से कुछ नहीं होने वाला, अभी तुम्हारे पास 3 महीने हैं। लेकिन कनिका और भी ज़्यादा रोते हुए कहती है, एक तो मैं मरने वाली हूँ और आपको 3 महीनों की पड़ी है, मैंने तो अभी अपनी ज़िंदगी खुलकर जी भी नहीं है, मेरी कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ है, मेरा कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं है, मेरी शादी भी नहीं हुई है, अभी तो मैंने दुनिया देखी भी कहाँ है। अरमान उसे शांत कराते हुए कहता है, अच्छा रोना बंद करो, ज़्यादा रोने से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। लेकिन कनिका तो उसकी कुछ नहीं सुन रही थी, इससे अरमान के सर में अब दर्द होने लगा और वो एकदम से अपना सर पकड़ते हुए कहता है, अरे मेरी माँ अब चुप भी हो जाओ, ऐसे रोने से क्या हो जाएगा। तो कनिका उसकी इतनी तेज आवाज़ सुन एक पल के लिए चुप हो जाती है, लेकिन अभी भी वह सुबक रही थी क्योंकि उसकी तो पूरी दुनिया ही ख़त्म होने को थी। अरमान उसे पानी पिलाकर शांत करते हुए कहता है, ऐसा रोने से कुछ नहीं होने वाला, कल हॉस्पिटल अपने साथ आयुष्मान को लेकर आना, कल मुझे उसके साथ तुम्हारे बारे में डिस्कस करनी पड़ेगी, तुम्हारी हेल्थ के से रिलेटेड। तो कनिका सुबकते हुए कहती है, क्या भाई के आने से सब ठीक हो जाएगा, मेरे पास 3 महीने बचे हैं, 3 महीने में क्या करूँगी, मेरी सारी विशेष क्या होगा मेरा, क्या ये 3 महीने 3 साल नहीं हो सकते, मैं इतनी जल्दी नहीं मरना चाहती। ये बोलकर वो और भी ज़्यादा रोने लगती है और अजीब सी शक्ल बना लेती है जैसे वह अभी ही मरने वाली हो। तो अरमान अब अपना सर पकड़ते हुए कहता है, मेरी माताजी ऐसे रो रो कर चिल्लाकर कुछ नहीं होने वाला, मैंने ये भी तो नहीं कहा ना कि फ्यूचर में कोई इसका इलाज नहीं होगा, अभी तो तुम्हारे पास 3 महीने हैं, इन 3 महीने में हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, तब तक चुपचाप से घर जाओ और कृपया करके कल आयुष्मान के साथ आ जाना। ये बोलकर अरमान अपने दोनों हाथ जोड़ लेता है। वहीं कनिका तो रोते हुए अरमान के कैबिन से बाहर निकल जाती है। उसे देखकर तो ऐसा लग रहा था जैसे अंदर उस बेचारी के साथ ना जाने कितना बुरा सलूक हुआ हो, क्योंकि कनिका इतनी बुरी तरह से रो रही थी। उसकी दोनों आंखें पूरी तरह से लाल थी, चेहरा आंसू से भीगा हुआ, इसीलिए उसे अगर कोई भी इस हालत में देख लेता तो उसे ऐसा ही लगता अरमान ने ज़रूर उसके साथ कुछ बुरा किया जिसकी वजह से वो इतना रो रही है। और इसी के साथ ही चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।